हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें सोशल साइंस सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके पेपर हुए थे दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में। तो ये सीरीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो इसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी और आने वाले एग्जाम्स में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी अच्छा स्कोर करने में। तो ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है, गुप्तकाल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। तो एक शब्द है, गुप्तकाल में ये यूज़ किया जाता था शब्द प्रथम कुलिक। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, यहाँ पर सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ, मुख्य शिल्पकार के लिए ये शब्द यूज़ किया जाता था प्रथम कुलिक। तो देखो हिस्ट्री में अगर आप देखते हो जा करके तो हिस्ट्री में बहुत सारे शब्द आपको कुछ डिफरेंट मिलेंगे। तो जैसे शिल्पकार को किसी और नाम से बुलाया जाता था, व्यापारी को कुछ कह के बुलाया जाता था, उस तरह से अलग अलग नाम आपको सुनने को मिलते हैं। तो वैसा ही एक नाम है प्रथम कुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भुर्ज छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई थी। तो उस जगह का नाम बताना जहाँ पर वैदिक प्रार्थनाएं जो है ऋग्वेद की लिखी गई थी जिस छाल पर। क्योंकि हमें पता है कि पहले जो लिखा जाता था वो ताड़पत्र पर, जब सबसे पहले लिखने की शुरुआत हुई थी ताड़पत्रों पर या तो फिर भुर्ज की छाल पर लिखा जाता था। तो ऐसी कौन सी जगह पर ये हमें मिली थी ऐसी छाल जिस पर ऋग्वेद की प्रार्थनाएं लिखी गई? ये मिला था हमें कश्मीर में। तो भुर्ज की छाल बेसिकली क्या है, ये भुर्ज नाम का पेड़ होता था जिसकी छाल जो है छाल पर लिखा जाता था। तो वो कुछ लेयर सी उसकी उतर जाती थी छाल की, तो उस पर लिखा जाता था। तो ये जो है एग्जाम्पल है उसी का। तो ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है ये। आपको पता है सबसे पहले जब लेखन की शुरुआत हुई थी उस टाइम पर ये पांडुलिपि वगैरह ही होती थी। और ये पांडुलिपि कौन सी होती थी, भुर्ज की छाल पर या तो लिखते थे इनको या तो फिर ताड़पत्र पर लिखते थे। तो भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। तो लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो देखो ऋग्वेद जो आज हमें प्रिंटिंग फॉर्म में मिलता है वो पहले से ऐसे ही थोड़ी था। तो ऐसे ही कलेक्ट किया था ये इस तरह की पांडुलिपियों से ही। तो इससे कंटेंट लिया गया इनसे और फिर वो प्रिंट किया गया ऋग्वेद। तो इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ था इसका। और ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो मतलब ये बच गई। हालांकि ज़्यादातर पांडुलिपियाँ जो हैं वो नष्ट हो गई थी क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट चीज़ है ये और इतने साल जो है इस तरह की चीज़ें जो है बचे रहना बहुत मुश्किल है। तो जो चीज़ें बची हुई थी मिल गई थी हमें, तो वो आज आपको एक तरह से हम कह सकते हैं सुरक्षित रखी गई हैं वो चीज़ें जो हमें हिस्ट्री की जानकारी देती हैं, वो इस तरह की चीज़ें। तो उस तरह की कुछ चीज़ें हमारे पास हैं पांडुलिपि के तौर पर भी। तो कुछ पांडुलिपि हमारे पास सुरक्षित रखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। तो बेसिकली ये बताना कौन सी तमिल कृति में जो कॉमन जो मैन और वीमेन होते थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा पेरिया पूर्णम। तो पेरिया पूर्णम में हमें इसकी जानकारी मिलती है जो आम इंसान जो होते थे, आम स्त्री पुरुष जो होते थे उनके बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। पेरिया पूर्णम जो है एक तमिल काव्य वृत्तांत है। काव्य होता है पोइटिक फॉर्म में जो होता है। तो इसमें 63 नयनारों के जीवन को दर्शाया गया है। अब नयनार जो है वो भक्त हैं। बताओ जरा किसके भक्त हैं, विष्णु के या फिर शिव के? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। और इनके जीवन को दर्शाया गया। देखो भक्त जो होता है वो साधारण इंसान ही होता है वो। तो इसका मतलब है साधारण स्त्री पुरुषों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। इसे 12वीं शताब्दी में सेक्की झार द्वारा संकलित और लिखा गया था। मतलब कि ये सेक्की झार ने लिखा था, ध्यान रखेंगे राइटर इसके। पुस्तक में एक विशेष कथा श्री कालाहस्ती जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में है। ये जगह जो कालाहस्ती है आंध्र प्रदेश में है ये। इसमें शिकारियों के धर्म को ये दर्शाती है। पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे ना लोग, उन्हीं के धर्म को ये दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है। मतलब यहाँ पर एक तरफ दिए गए हैं क्या, एक तरफ दिए गए हैं जगह के नाम और एक तरफ दिए गए हैं शासकों के नाम कि कौन सी जगह जो है, कौन सी जगह की स्थापना कौन से शासक ने करी है।
तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4th। तो महाबलीपुरम की स्थापना चोल शासकों ने नहीं करी थी, चोलों ने नहीं करी थी, ये यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है। बाकी सभी यहाँ पर सही मैच किए हुए हैं। खजुराहो का जो निर्माण है वो किया था चंदेल शासकों ने, ऐहोल का चालुक्यों ने, कांचीपुरम का पल्लवों ने। तो महाबलीपुरम का किसने किया था देख लेते हैं। महाबलीपुरम का निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिम्हा द्वारा किया गया था। तो ये पल्लवों को द्वारा किया गया था महाबलीपुरम का निर्माण। तो महाबलीपुरम में आपको मंदिर वगैरह भी मिलते हैं, तो एक तरह से जगह का नाम है महाबलीपुरम। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और यहाँ पर सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही रहेगी। सही ऑप्शन यहाँ पर देखने से पहले इंग्लिश में भी देख लेते हैं, और यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही है कि तुवारिक्स राइटर्स लिव्ड इन सिटीज़। तुवारिक के जो लेखक थे वो शहरों में रहते थे, ये स्टेटमेंट सही है। और दे ऑफन रोट दियर हिस्ट्रीज फॉर द सुल्तान्स इन द होप ऑफ गेटिंग लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स फ्रॉम देम। तो ये पुरस्कारों की चाह में बेसिकली लिखते थे सुल्तानों के लिए, उनकी हिस्ट्री, उनका इतिहास सुल्तानों के लिए पुरस्कारों की चाह में ये लिखते थे। एक तरह से मतलब एक तरह से तोहफों का इन्हें लालच रहता था। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, दूसरी और तीसरी। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तवारीख वाज रिटन इन उर्दू बाय वेल एजुकेटेड पर्सनस। तो उर्दू लैंग्वेज में नहीं लिखी गई थी। यहाँ पर देख लेते हैं आगे इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। तो उर्दू में ना लिख करके हम कहेंगे फ़ारसी में लिखी गई थी। तो देखो जैसे कि हिस्ट्री जानने के काफ़ी सारे सोर्सेज हैं हमारे पास, इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, आर्किटेक्चर है, स्थापत्य जो है, जैसे कि कुछ इमारतें बनाई हैं पहले के शासकों ने, तो उनसे हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। लेकिन उसके अलावा एक और सोर्स है हिस्ट्री जानने का, वो है तवारीख। तो तवारीख जो है ये प्लूरल में बोला जाता है, इसको बहुवचन में तवारीख बोलते हैं, वैसे इसको एक वचन में कहते हैं तारीख। ये फ़ारसी में लिखा गया था और ये लिखा जाता था। और एक तरह से हम कहें तो ये जो फ़ारसी लैंग्वेज थी ये दिल्ली के सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा थी। तो दिल्ली के सुल्तानों के टाइम की भाषा थी, इसी वजह से हम कह सकते हैं फ़ारसी में ही ये तवारीख लिखी गई। तो तवारीख जो है ना, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि तवारीख के जो लेखक हैं विद्वान पुरुष थे। ये ऐसे किसी के साधारण इंसान ने लिखी हैं, बल्कि किसी न किसी अच्छे लेवल पर ही थे, जैसे कि सचिव थे, प्रशासक थे, कवि या फिर दरबारी थे। उन्होंने ही ये तवारीख लिखी हैं, जिन्होंने दोनों ने घटनाओं का वर्णन किया और शासकों को शासन पर सलाह दी। न्यायपूर्ण शासन के महत्व पर इन्होंने बल दिया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि सभी घटनाओं का वर्णन किया जो भी उस टाइम की थी, दिल्ली के सुल्तानों के टाइम की, और शासकों को शासन पर भी सलाह दी कि भाई किस तरह से आप रूल कर सकते हैं बेहतर तरीके से। न्यायपूर्ण शासन जो है उसका महत्व क्या है, उस पर इन्होंने बल दिया। कुछ इस तरह की शासन से रिलेटेड चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं। तवारीख और उनके लेखकों के संबंध में निम्नलिखित जो विवरण है इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसा कि हमारे स्टेटमेंट में दिया गया था, जो तवारीख के लेखक थे कहाँ से बिलोंग करते थे, शहरों से बिलोंग करते थे। और अगर हम शहरों की बात करें तो मुख्य तौर पर दिल्ली से बिलोंग करते थे। तो शायद ही कभी गाँव में रहे होंगे। तो जनरली यही हम मान सकते हैं कि शहरों में ही ये रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए समृद्ध पुरस्कारों की आशा में लिखते थे। तो मतलब इनको लालच रहता था बेसिकली पुरस्कारों का, तो इसलिए ये इतिहास लिखते थे। इन लेखकों ने शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद के आधार पर एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता पर सलाह दी। देखो यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ें समझने वाली कि जो भेदभाव होता है ना, लिंग भेद जो होता है, स्त्री पुरुष में भेदभाव, इस पर इन्होंने जोर दिया था। ये भेदभाव को मानते थे और जन्मसिद्ध अधिकार जो है उसको ये मानते थे। तो इसी के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता पर सलाह देते थे शासकों को। इसको ये आदर्श सामाजिक व्यवस्था मानते थे कि ये आदर्श सामाजिक व्यवस्था है, स्त्री पुरुषों में मतलब भेद होना चाहिए। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा स्टीरियोटाइपिंग चीज़ है ये, तो हर कोई इनकी बातों से सहमत नहीं होता था। तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। तो सूरदास की रचनाएं ज़्यादातर सभी को पता होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन जो है इसमें नहीं शामिल है सूरदास की रचनाओं में।
बाकी सभी सूरदास की रचनाएं हैं। ये सूरसागर सूरसारा वाली साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको असर्शन दिया है और रीज़न दिया है इसका, यहाँ पर हिंदी में दिया गया है और आगे हम इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर आपको दिख जाएगा और ऑप्शंस भी आपको दिख जाएंगे यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है। हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। तो 18वीं शताब्दी कहने का मतलब है जब पतन हो रहा था इसका मुगल शासन का, तो उस टाइम पर धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। कहने का मतलब है कि जो भारत था पहले एक, वो अलग अलग हिस्सों में बट गया, मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग राजाओं का अधिकार हो गया मुगलों के अलावा। तो यहाँ पर रीज़न इसका दिया गया कि क्या हुआ, रीज़न क्या रहा इसका, क्यों क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया ये मुगल साम्राज्य। तो इसका रीज़न था कि मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। अब देखो, जिनको इन्होंने सूबेदार या फिर बड़े ज़मींदार बनाया हुआ था, बड़े ज़मींदार थे जो, मतलब, तो अभी देखो आपको पता ही है उनके पास पावर तो थोड़ी बहुत पावर तो उनके पास ऑलरेडी रहती है अपने प्रांत की सत्ता को चलाने की। जब देखा उन्होंने कि भाई मुग़ल सम्राट जो है अभी कोई पावरफुल मुग़ल सम्राट है नहीं, तो ये क्या करते थे, ये अपनी पावर जो है बढ़ाने लगते थे। तो अपना जो प्रांत इनका होता था, अपना जो राज्य होता था, उसको कब्जे में ले लेते थे, पूरी तरह से मुग़ल साम्राज्य से जो है अलग हो जाते थे। मतलब किसी को जैसे हम कोई इम्पोर्टेंट पद दे देते हैं और फिर वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगता है, कुछ वैसे ही। तो इस तरह से रीज़न यही रहा, क्योंकि मुग़ल सम्राट कमज़ोर पड़ गए और मतलब जब सम्राट कमज़ोर पड़ गए तो जो सूबेदार और ज़मींदार थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अलग अलग अपने क्षेत्र बना लिए, अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, तमिल क्षेत्र में। देखो ये इस तरह की टर्म्स आपको हिस्ट्री में मिलेंगी कि किन को क्या कहा जाता था, क्योंकि अलग अलग तरह के नाम जो है ना इनके एक तरह से लिए जाते थे कि भूस्वामी को ये कहा जाएगा, किसानों को ये कहा जाएगा, व्यापारियों को ये कहा जाता था, व्यापारी को संघ को ये कहा जाता था। इस तरह की टर्म्स आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। तो इस तरह के जो भी पॉइंट्स आपको दिखें जब आप पढ़ रहे हो कंटेंट, तो वो उनको हाईलाइट करते रहें और उनको नोट करते रहें और उनको रिवाइज करते रहें। इस तरह की टर्म कहीं से भी पूछी जा सकती है। तो भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था तमिल क्षेत्र में। यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। उपमहाद्वीप, देखो उपमहाद्वीप शब्द जहाँ भी यूज़ होता है, उपमहाद्वीप का मतलब होता है भारत, और भारत के आसपास के जो देश हैं वो सभी उपमहाद्वीप में पहले काउंट होते थे। ये बाउंड्रीज पहले नहीं थी, तो इसलिए उपमहाद्वीप कहते हैं, ना कि भारत। तो उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी भागों के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। अब देखो इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, देख लेते हैं कौन कौन से थे। तो तमिल क्षेत्र में जो बड़े जमींदार थे और भूस्वामी थे, बड़े ज़मींदार कहें या फिर भूस्वामी कहें तो एक ही बात है, मतलब इनके पास काफ़ी ज़मीन होती थी, तो इनको वेल्लार के नाम से जाना जाता था। साधारण हल चलाने वाले को क्या कहलाते थे, उणवार कहलाते थे। और भूमिहीन मजदूर और दास जो थे, क्रमशः इनको क्या कहा जाता था, भूमिहीन मजदूर को कडेसियार और दासों को अधिमाई कहा जाता था। अभी भूमिहीन मजदूर कौन होता है, जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं होती, दूसरों के ज़मीन पर ये मजदूरी करते हैं। और दास आपको पता ही है, नौकर वगैरह जो होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और यहाँ पर हिंदी में आपको दिया गया है, आगे देख लेते हैं इंग्लिश में भी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट इसमें करना है, कौन सा यहाँ पर सही होगा। सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर बिल्कुल सही दी गई हैं और देख लेते हैं क्यों ये सही है। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीक़ों से छुटकारा पाना ज़रूरी है। तो मतलब जो रूढ़िवादी तरीके थे, रूढ़िवादी परंपराएं थी, उनको ये बदलना चाहते थे, इसलिए इनको सुधारक कहा जाता था। ये पहली स्टेटमेंट में कहा गया है और ये बात बिल्कुल सही है। सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये जो है मतलब इनका ये विचार होता था कि भाई परिवर्तन अगर हमें लाने हैं तो लोगों को ही हमें प्रेरित करना होगा
कि भाई जो पुरानी रूढ़ियाँ परंपराएं जो आपकी चलती आ रही हैं उसको छोड़ो और अब नया जीवन अपनाओ, नया ढंग जीवन जीने का अपनाओ। ऐसा नहीं है पुरानी ही चीज़ों को पकड़ करके बैठे रहो। तो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं यहाँ पर बिल्कुल सही कही गई हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मद्रास, मतलब पहले मद्रास ये कहलाता था, अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इसमें स्थापित वेद समाज प्रेरित था। तो किससे प्रेरित था वेद समाज? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्म समाज द्वारा ये प्रेरित था। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वेद समाज जो है, जो कि अब चेन्नई है, पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था ये एरिया। तो इसमें 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने किस चीज़ पर फोकस किया, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। 3 मोटे मोटे काम थे इनके। जातीय भेदभाव को ये खत्म करना चाहते थे, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना चाहते थे और महिला शिक्षा को। तो ये 3 काम इनके ज़्यादा माने जाएंगे, बड़े लेवल पर इन्होंने किए। इसके सदस्य ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे और उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। ईश्वर में विश्वास करते थे ये कि ईश्वर है, लेकिन जो रूढ़िवादी जो परंपराएं थी हिंदुओं की, अंधविश्वास जो थे, उनकी ये निंदा करते थे। ऐसा नहीं है कि भाई भगवान को मानते थे तो सभी चीज़ों को ये मानते थे। तो जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनको ये एक तरह से उनकी निंदा करते थे, ध्यान रखेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।